वर्षिल इज प्रेजेंट. खुशी पटेल. Present, sir. यश मोराडिया. Present, sir. नील पटेल. Present, sir. भावना शर्मा. Present, sir. ध्रुव मेंढापारा. Present, sir. व्रज गामित. Sir. प्रेजेंट. चंदन. Present, sir. वृत. Present, sir. अभिषेक. Present, sir. कुश पटेल. Present, sir. प्रियांशी. Present, sir. धार्मिक. लक्ष्य. Present, sir. हर्ष. Present, sir. नंदिनी. Present, sir. मनीषा. Present, sir. संजना. Present, sir. जयवीर. पल्लव. देवराज. हर्षिल. ललित. ललित का नाम ले लिया मैंने. हाँ, Present, sir. ओके. चलो, बेचारा हर बार रह जाता था, बोलता भी नहीं था. सर मेरा नाम भी कभी ले लिया करो. अच्छा, पीपी सवानी वाला कोई आया है? पल्लव इज प्रेजेंट. ओके. पीपी सवानी का कोई आया है बच्चा? अटेंडेंस दे दो अगर आया है तो, कोई दिक्कत नहीं है. कोई भी नहीं है, चलो ठीक है. आदित्य इज प्रेजेंट. चलो, आदित्य इज ऑल्सो प्रेजेंट. आज एसपीबी का लगभग सब बच्चे आए हैं ना. कौन नहीं आया? धार्मिक नहीं आया, एक जयवीर नहीं आया, देवराज नहीं आया, हर्षिल नहीं आया. 4 बच्चे अभी भी नहीं आए. 24 में से 4 नहीं आए, 20 ही आया ना. चलो, एसपी वाला आवाज छे. ठीक है. जो इच्छुक है पढ़ने का वो आ जाएगा, जो नहीं है वो तो कभी नहीं आएगा. ठीक है. देखो, कई लोग बोलते हैं हमें बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है. आपको बहुत पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ने की खाली इच्छा पैदा करनी है. ठीक है. बहुत लोग बोलते हैं सर इतने घंटे पढ़ते हैं, उतने घंटे पढ़ते हैं. वो सब व्यर्थ की बातें होती हैं. आपको पढ़ने की इच्छा पैदा करनी है. थर्स्ट होना चाहिए पढ़ाई करने का, जुनून होना चाहिए पढ़ने का. वो आपके अगर अंदर है तो आप 2 घंटे भी पढ़ते हो तो बहुत अच्छे से पढ़ोगे. आप 3 घंटे भी स्टडी करते हो तो बहुत अच्छी हो जाती है. सारा का सारा जो गेम होता है आपके थर्स्ट पे होता है. आपका थर्स्ट लेवल क्या है? ठीक है. हजू पूरी जेऊ मैरी करे ललिया. बेटा क्या क्या बोल रहे हो? ऐसे कमेंट्स मत किया करो. चलो आ जाओ, हम क्लास स्टार्ट करते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट इज योर मैग्नेटिज्म. चैप्टर नंबर 4. ठीक है. इसको हम बेसिक से लेके पढ़ेंगे और जेई लेवल तक ले जाएंगे. अब जो भी चैप्टर्स होंगे हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जेई लेवल तक उसको लेके जाएंगे. ठीक है. ऑल ऑफ यू एग्रीड टू दिस? Yes, sir जी. चलो, मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कवरी कब हुई थी? मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कवरी सबसे पहले हुई थी टर्की में. एक टाउन है मैग्नीजिया नाम का. थोड़ी आपको हिस्ट्री भी बताता हूँ, आपको पता लगेगा. टर्की में एक टाउन है जिसका नाम है मैग्नीजिया. ठीक है. तो सबसे पहले वहाँ पे मैग्नेटिज्म का फिनोमेना जो ऑब्जर्व किया गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा आयरन ओर होता था, है ना. आयरन ओर बहुत सारा वहाँ पे पाया जाता है ना. तो ज़्यादा जहाँ पे आयरन के ओर्स होते हैं वहाँ पे सबसे पहले डिस्कवरी हुई मैग्नेटिज्म की. और टर्की का नाम सबसे पहले आता है मैग्नेटिज्म. इस ओर का जो नाम होता है, जो आयरन का ओर होता है, इसका नाम होता है मैग्नेटाइट. इस ओर का नाम होता है मैग्नेटाइट. ठीक है.
मैग्नेटाइट ओर से डिस्कवरी स्टार्ट हुई। अब हुआ क्या था असल में, इस टाइप का जब ओर वहाँ पे पाया जाता था तो वहाँ के जो लोग होते थे उन्होंने देखा कि ये जो ओर है ये काफ़ी सारे मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना। जैसे कि आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये सारे मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। ठीक है, तो वहाँ से उन्हें पता चला कि ये जो मैग्नेटाइट नाम का ओर जो वहाँ पे पाया जाता है, इसके पास कुछ तो ऐसी बात है, ये कुछ तो ऐसी फील्ड जनरेट कर रहा है अपने सराउंडिंग में, जिसकी वजह से बाकी जो मेटल्स हैं वो इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब ये ओर जो है मैग्नेटाइट का, ये कुछ ऐसी चुंबकीय, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐसी चुंबकीय धारा को पैदा कर रहा है। ठीक है, मतलब ऐसी कोई फील्ड को पैदा कर रहा है अपनी सराउंडिंग में, जिसकी वजह से वो जो मेटल्स है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसके सराउंडिंग में जो भी मेटल्स रखे गए वो इस मैग्नेटाइट ओर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से डिस्कवरी का स्टार्ट हुआ, मैग्नेटिज्म की डिस्कवरी बेसिकली आई कैन से दैट स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, जब लोगों ने ऑब्जर्व किया कि इस तरह के मटेरियल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं इस ओर की तरफ। ठीक है, बाद में इसी फील्ड को नाम दिया गया मैग्नेटिक फील्ड, है ना। बाद में साइंटिस्ट ने जब रिसर्च करी तो इसी फील्ड को नाम दिया गया, ये जो फील्ड जनरेट हो रही है इसी फील्ड को नाम दिया गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये जो फील्ड जनरेट हो रही है इस फील्ड को नाम दिया गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब सबसे पहले जो साइंटिस्ट आता है मैग्नेटिज्म में, सबसे पहले जिस साइंटिस्ट का नाम आता है, नीट में कई बार ये क्वेश्चन आ गया है, नीट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट साइंटिस्ट कौन था जिसने मैग्नेटिज्म को ऑब्जर्व किया था, और मैग्नेटिज्म की डिस्कवरी में फर्स्ट साइंटिस्ट कौन था जिसका कंट्रीब्यूशन था। तो इसमें आपको नाम याद रखना है खाली, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है। इस साइंटिस्ट का नाम था ऑस्टर्ड। ठीक है, सबसे पहला जो साइंटिस्ट था इसका नाम था ऑस्टर्ड, जिसने मैग्नेटिज्म की डिस्कवरी में अपना योगदान दिया। ठीक, पहला जो साइंटिस्ट था इसका नाम क्या था, ऑस्टर्ड। नीट में पूछा गया सवाल है। ठीक है, पहला जो साइंटिस्ट था जिसने मैग्नेटिज्म में अपना योगदान दिया उसका नाम था ऑस्टर्ड। ठीक है, ऑस्टर्ड नाम का ये साइंटिस्ट था। ऑस्टर्ड ने क्या किया, सबसे पहले ऑस्टर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने देखा कि अगर कोई वायर में करंट कैरी हो रहा है ना, सपोज करो हमारे पास एक वायर है और इस वायर में कुछ करंट फ्लो हो रहा है। A current carrying wire produces the magnetic field in the surrounding. ये ऑस्टर्ड का ऑब्जर्वेशन था कि किसी भी वायर में अगर करंट का फ्लो होता है तो उसकी सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट होती है, और इसी फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसी फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर्स produces the field in the surrounding which is known as the magnetic field. ठीक है, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कवरी इस तरह से स्टार्ट हुई, और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी किए ऑस्टर्ड ने। सर्किट में एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि उसने इस तरह का सर्किट डिज़ाइन किया जहाँ पे बैटरी लगाई, बैटरी के साथ उसने एक और डिवाइस लगाई जिसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। ठीक है, उसने बैटरी के साथ रियोस्टेट लगाया, उसको मैग्नेटिक कंपास नीडल के साथ कनेक्ट किया। इस तरह से तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स ऑस्टर्ड ने किए, और उसने ऑब्जर्व किया कि जब हम करंट को चेंज करते हैं, रियोस्टेट का काम क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, इट इज़ योर वेरिएबल रेजिस्टेंस। और हम सबको पता है ओम्स लॉ से हम ये लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR। जब आपका रेजिस्टेंस वेरिएबल होगा, है ना, तो आपका करंट को मैं इंक्रीज भी कर सकता हूँ, करंट को मैं डिक्रीज भी कर सकता हूँ। इफ़ माई रेजिस्टेंस इज वेरिएबल
if I can increase or decrease resistance, then I can decrease or increase the current, ठीक है, with the help of changing the value of resistance, है ना। तो ये रियोस्टेट का काम होता है। तो जैसे जैसे करंट का इंटेंसिटी बढ़ाते गए इस सर्किट में, तो उसने देखा ये मैग्नेटिक नीडल जो है इसमें डिफ्लेक्शन शो हुआ, है ना। ज़्यादा इंटेंस करंट पास किया तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन था, कम इंटेंस करंट पास किया तो कम डिफ्लेक्शन था, और करंट का वैल्यू जब ज़ीरो कर दिया तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था। इसका मतलब किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ फील्ड जनरेट हो रहा है उसके सराउंडिंग में, और उसी को ऑस्टर्ड ने सबसे पहले बताया, दैट फील्ड इज़ नोन एज योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कैसे मैग्नेटिज्म की डिस्कवरी स्टार्ट हुई? यस, ऑल ऑफ यू क्लियर अप टू दिस पॉइंट? चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कवरी के बाद फिर डायरेक्शन का सवाल आया। अब भैया मैग्नेटिक फील्ड की तो चलो डिस्कवरी हो गई, अब उसका डायरेक्शन कैसे निकालें? तो डायरेक्शन निकालने के लिए एक मास्टर रूल आया। इस मास्टर रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। दिस रूल इज नोन एज योर राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल आपको क्या बोलता है, ये रूल को बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि डायरेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों को डायरेक्शन में दिक्कत आती है, मैग्नेटिज्म जब भी स्टार्ट होता है तो डायरेक्शन में प्रॉब्लम आती है। तो डायरेक्शन के कंसेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको कोई भी सवाल अटकेगा नहीं इसमें। सपोज करो मेरे पास एक वायर है, ठीक है। अब इस वायर में करंट ऐसे जा रहा है, इस तरह से इस वायर में करंट जा रहा है। तो हम सबको पता है कि इसकी सराउंडिंग में फील्ड जनरेट होगी, क्योंकि ऑस्टर्ड ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, उसने ये ऑब्जर्व किया, है ना। दिस इज एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। तो इसके सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट हुई। अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालना? तो हमने क्या किया, अपने राइट हैंड निकालो और थंब को करंट की डायरेक्शन में ले जाओ। थंब को आप अपने करंट की डायरेक्शन में ले जाओ, तो आपकी जो कर्लिंग फिंगर्स है, आपकी जो कर्लिंग फिंगर्स है वो क्या बताएगी आपको? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। थंब को आप करंट की डायरेक्शन में ले जाओ, तो आपकी जो कर्लिंग फिंगर्स है, इस तरह से फिंगर कर्ल होगी आपकी, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इस डायरेक्शन, ठीक है। ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। समझ आई? इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। सपोज करो इसी वायर में करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। अब मैंने आपको दो नोटेशन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक डॉट नोटेशन होता है और एक क्रॉस नोटेशन होता है, ठीक है। दो नोटेशंस आप सबको पता होने चाहिए। वन इज योर डॉट नोटेशन एंड अनदर इज योर क्रॉस नोटेशन। कई बच्चों को ये चीज़ इमेजिन नहीं होती है, तो इसको इमेजिन करने के लिए आप एक धनुष और बाण को याद कर सकते हो, है ना। आपके पास एक एरो है ना। अगर वो एरो आपकी तरफ आता है ना, सपोज करो ये एरो आपकी तरफ आ रहा है, जब ये एरो आपकी तरफ आएगा तो आपको ये पॉइंट दिखाई देगा, ऐसे इमेजिन करो। और जब ये एरो आपसे दूर चला जाएगा तो आपको ये क्रॉस दिखाई देगा, ठीक है। कहने का मतलब है जब एरो आपका बाहर की तरफ आएगा तो आप डॉट नोटेशन यूज करोगे विच इज आउट ऑफ प्लेन, और जब एरो आपका अंदर की तरफ जाएगा तब आप क्रॉस नोटेशन यूज करोगे विच इज इनटू द प्लेन। ठीक है, दैट इज योर आउट ऑफ द प्लेन एंड दैट इज योर इनटू द प्लेन। सबको समझ आया? सिंपल सा नोटेशन है।
अब सपोज करो आपको करंट का डायरेक्शन ऐसे दे दी, करंट का डायरेक्शन आपको इस नोटेशन में दे दिया, डॉट नोटेशन. सपोज करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो. अब ये नोटेशन क्या बता रहा है कि करंट आपका कहाँ जा रहा है, आउट ऑफ द प्लेन, मतलब बाहर की तरफ आ रहा है करंट. तो वापस राइट हैंड रूल लगाओ और अपने अंगूठे को बाहर की तरफ लेके जाओ. तो देखो आपकी कर्लिंग फिंगर्स कैसे आ रही है. अपने थंब को अपनी तरफ पॉइंट आउट करो, अपने फेस की तरफ, और देखो आपकी कर्लिंग फिंगर्स कहाँ पे जा रही है. कर्लिंग फिंगर्स किस डायरेक्शन में जा रही हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है. बहुत बढ़िया. तो आपका जो डायरेक्शन आ जाएगा फील्ड का, बहुत सही जवाब. आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा दैट इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है. सपोज करो मैं आपको वायर ऐसा दे देता, अब बोलता कि राइट साइड पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन राइट साइड एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन लेफ्ट साइड. वापस से आप राइट रूल लगा के बताओ कि राइट साइड में आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा. यस बहुत बढ़िया. राइट साइड आपका जो फील्ड होगा कहाँ जाएगा, इनसाइड जाएगा. बिल्कुल सही बात है. राइट हैंड अपना निकालो, थंब को ले जाओ करंट की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड कहाँ पे आ जाएगा, राइट साइड आपका फील्ड अंदर की तरफ जाएगा, मतलब क्या आएगा, क्रॉस. और लेफ्ट साइड आपका फील्ड बाहर की तरफ आएगा, मतलब आपका क्या नोटेशन आएगा, डॉट. ठीक है. इस तरह से आपकी फील्ड यहाँ से बाहर आएगी और यहाँ से अंदर को जाएगी. ठीक है. ऐसे पीछे से घूम के आ जाएगी. ठीक है. इस तरह से इसको इमेजिन करो. अगर यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर बनाऊंगा तो वो ऐसे बाहर की तरफ आएगा. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर बनाऊंगा तो वो अंदर की तरफ जाएगा. ठीक है. बहुत बढ़िया. अच्छा सपोज करो मेरे पास ऐसा एक लूप है. ठीक है. मेरे पास ऐसा एक लूप है, सर्कुलर लूप. ठीक है. और इसमें आपका करंट ऐसे फ्लो कर रहा है. करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सेकेंड रीजन. अगेन आपको राइट हैंड रूल लगाना है. रूल आपका सेम रहेगा. पहले आप करंट की डायरेक्शन में थंब को ले जाते थे, अब आप करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करोगे और देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आ रहा है, आपका थंब कहाँ पे जा रहा है. ठीक है. अब आपका लूप कैसा हो गया, सर्कुलर लूप हो गया. ठीक है. नाउ इट इज योर सर्कुलर लूप. तो सर्कुलर लूप में अब आपका रूल क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि हम करंट की डायरेक्शन में थंब को ले जाते थे और फिंगर्स को ऐसे कर्ल करते थे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता था. ठीक है. अब सर्कुलर लूप में क्या होगा, अब अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करोगे और जो आपका थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा. बात समझ आ रही. हम इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं. ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि हमेशा आपका जो करंट है वो थंब से ही रिप्रेजेंट करेगा. जब आपका सर्कुलर लूप होगा तो आप अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करोगे और आपका जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेगा. सबको ये बात समझ आ रही है. यू कैन यूज दिस रूल इन बोथ द वेज, करंट एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, है ना.
अब बताओ फर्स्ट रीजन में आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? हाँ, फर्स्ट में आउटसाइड होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया। और सेकंड में क्या होगा? इनसाइड होगा। मतलब इतनी बात हम सबको समझ आती है ना। फर्स्ट वाले रीजन में क्या होगा आपका डायरेक्शन? आउटसाइड। तो मैं फर्स्ट वाले रीजन में क्या शो करूँगा? डॉट शो करूँगा। ये हम सबको समझ आता है। और सेकंड वाले रीजन में क्या शो करूँगा? सेकंड वाले रीजन में क्रॉस शो करूँगा। ये पूरे रीजन में क्या शो करूँगा? क्रॉस शो। ठीक है, इतनी बात हमको समझ आती। सपोज करो हमारे पास ऐसा कोई लूप है। अब मैं सर्कुलर लूप आपको इस तरह से बना के दे, ठीक है। अब आप यहां से देखोगे तो आपको सर्कल दिखेगा, यहां से देखोगे तो क्या दिखेगा? सर्कल दिखेगा। अगर आप इसको फ्रंट से देखोगे तो आपको इलिप्स दिखेगा। अभी आप फ्रंट से देख रहे हो तो आपको इलिप्स दिख रहा है ना। लेकिन आप ऊपर से देखोगे, टॉप से देखोगे तो आपको सर्कल दिखाई देगा। ठीक है, फ्रंट से देखोगे तो इलिप्स दिखेगा, टॉप से देखोगे तो सर्कल दिखेगा। तो वहां पे आपको बोला गया होगा कि आपको कहाँ से देखना है, तो मैंने आपको बता दिया आपको टॉप से देखना है। आप टॉप से देख रहे हो और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ऐसे फ्लो कर रहा है। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? हाँ देखो, सबका आंसर आ रहा है अपसाइड 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 अपसाइड, है ना। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो अपने राइट हैंड से कर्ल करो। हाँ, यहाँ से अपसाइड आएगा फिंगर, बिल्कुल सही बात है। आपका जो थंब होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर की तरफ जा रहा है। मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आपकी बाहर निकलेगी, तो यहाँ से बाहर निकलेगी तो कहीं तो जाएगी ना, यहाँ पे अंदर चली जाएगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्लोज लूप्स में अकर करती है, आपको पता हो। कहीं से बाहर निकलती है तो कहीं पे अंदर चली जाती है। ठीक है, तो अगर मैं इस रीजन की बात करूंगा तो ये रीजन से आपकी फील्ड लाइंस बाहर को निकलेगी। लेकिन अगर आउटसाइड वाले रीजन की बात करूंगा तो यहाँ पे अंदर को चली जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आपकी फील्ड लाइंस अंदर को जा रही और यहाँ से आपकी फील्ड लाइंस बाहर को निकल रही। ठीक है, इस तरह से आपको इमेजिन करना आना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। मतलब ये पॉइंट सब सेकंड वाला आंसर क्या है बेटा? क्या बोल रहे हो? अच्छे से बोलो। यस, आगे वाले प्रॉब्लम में सेकंड का आंसर क्या है? मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, क्लियर बोलो ना। ये वाले प्रॉब्लम में कौन है ये? क्या बोल रहे हो बेटा? अच्छे से बोलो ना, मैं बता पाऊंगा फिर। जल्दी बोलो, टाइम पास ना कराओ, फिर मैं आगे चला जाऊँ। सर इसमें सेकंड ये वाला। सेकंड ये वाला, सेकंड रीजन की बात कर रहे हो? सेकंड रीजन में आपकी फील्ड अंदर को जा रही है, यहाँ से आपकी फील्ड बाहर को निकल रही है। राइट हैंड रूल लगा के देखो, अपने फिंगर्स को कर्ल करो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी, यहाँ से बाहर आएगी तो यहाँ से अंदर को जाएगी ना। कहीं से बाहर आएगी तो कहीं से अंदर को जाएगी, यहाँ से बाहर आएगी तो यहाँ पे अंदर को जाएगी। ठीक है, इस तरह से इमेजिन करो थोड़ा। क्लियर है? अभी भी दिक्कत है क्या इसमें? अब मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या पूछ रहे हो, एग्जैक्ट डाउट ही नहीं मुझे पता चल रहा। टाइप करके बता दो बेटा, टेक्स्ट में लिख दो।
क्लियर है ना ये बात? तो आगे चले अपन। हाँ क्या बोल रहे हो? नो सर क्लियर नहीं है। अच्छा क्लियर नहीं है। हाँ क्या नहीं क्लियर है बताओ। हाँ अगर क्या बोल रहे हो जल्दी से बताओ फटाफट, कौन से पार्ट में दिक्कत है? यस आरती सिंह, नो सर क्लियर नहीं है। बेटा क्या डाउट है बताओ। बेटा जिसको डाउट है पूछने दो। वृत क्या डाउट है बेटा बता दो फटाफट। वीडियो ऑन करके बताओ। अच्छा वीडियो ऑन करके बताऊं? ऐसे नहीं समझ आ रहा है। सेकंड वाले में इनसाइड कैसे जा रही है, सेकंड रीजन में इनसाइड कैसे जा रही है वो नहीं समझ आ रहा है। ओके रुको मैं वीडियो ऑन करता हूँ। ऐसा बोलो ना, फिर इतना सोच सोच के पता नहीं क्या। चलो चलो देखो इधर कहाँ गए। मेरे ख्याल से वीडियो प्रॉपर दिखाएगा कि नहीं मुझे नहीं पता। दिखाई दे रहा है सबको? बेटा वीडियो दिख रहा है? कैमरा तो मैंने ऑन कर दिया है। दिख रहा है। अब देखो ऑन नहीं विजिबल है क्या? नहीं विजिबल है। दिख रहा है सर। अरे हाँ हाँ तो बोल दो। हाँ चलो ठीक है। देखो इधर सेकंड वाला मैं डिस्कस कर देता हूँ। कहाँ गया? हाँ ये इसमें डाउट आ रहा है ना, ये वाले पार्ट में, सर्कुलर लूप वाले में है ना। हाँ सर। अपना राइट हैंड निकालो, इस तरह से फिंगर कर्ल करो। ठीक है इस तरह से फिंगर कर्ल करो। देखो आपका थंब किधर जा रहा है? आपकी तरफ आ रहा है। देखो राइट हैंड निकालो, इस तरह से फिंगर्स को कर्ल करो। तो थंब किधर को जा रहा है? मेरी तरफ आ रहा है ना। मेरी तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? आ रहा है। तो मतलब आपका जो अंदर वाला रीजन है, अंदर वाले रीजन में आपका जो थंब है आउटसाइड पॉइंट कर रहा है, तो मैं क्या नोटेशन यूज करूंगा? डॉट। अब अंदर वाले रीजन से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है, तो कहीं जहां से बाहर निकलेगी तो फिर वो कहीं तो जाएगी ना। तो अब वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड हम सबको पता है कि क्लोज लूप फॉर्म करती है। तो यहाँ से अगर बाहर निकल रही है तो यहाँ पे अंदर को जाएगी, यहाँ पे अंदर को एंटर करेगी ना। यहाँ से बाहर निकल रही, देखो अंगूठे से इधर बाहर निकल रही है और यहाँ से निकल के आउटसाइड रीजन में अंदर को चली गई। फिर यहाँ इनसाइड से बाहर निकली और आउटसाइड में अंदर को चली गई। फिर इनसाइड से बाहर निकली, आउटसाइड में अंदर को चली गई। समझ आया आपको? इनसाइड से बाहर निकल रही है और आउटसाइड को अंदर को जा रही है। क्लियर हुआ? यस। फिर से बताऊं क्या ये? देखो इधर ध्यान से डायग्राम में फिर से बना देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं, ये मैंने एक सर्कल बनाया। अब यहाँ पे आपकी जो फील्ड्स है, अच्छा करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है। अब इसका उल्टा लेके देखते चलो। सपोज करो करंट आपका क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। ठीक है इसका रिवर्स प्रोसेस डिस्कस करें। करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब मुझे बताओ अंदर वाले रीजन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी? फर्स्ट रीजन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी? ये सपोज करो फर्स्ट रीजन है, आपका सेकंड रीजन। वापस से राइट हैंड निकालो। अब आपका क्लॉकवाइज है, देखो क्लॉकवाइज अपने राइट हैंड को घुमाओगे तो आपका थंब अंदर की तरफ जा रहा है। अरे सबको दिखाई दे रहा है ना? क्लॉकवाइज घुमा के देखो तो आपका थंब कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है क्लियर? तो फर्स्ट रीजन में आपकी फील्ड आ जाएगी इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन को मैं किससे शो करूंगा? क्रॉस। क्लियर हो गया?
अब यहाँ से आपकी फील्ड अंदर को जा रही है, तो यहाँ से अंदर को जा रही है तो बाहर तो कहीं ना कहीं से आएगी ना, तो यहाँ से आपकी फील्ड लाइंस घूम के वापस कहाँ आ जाएगी, बाहर को, इधर से बाहर आ जाएगी। तो इधर से बाहर आएगी तो यहाँ पे मैं कौन सा नोटेशन शो करूँगा, आउटसाइड रीजन में मैं शो करूँगा डॉट, क्योंकि यहाँ से फील्ड लाइंस मेरी बाहर आ रही है, यहाँ से फील्ड लाइंस अंदर को जा रही थी और यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर को आ रही है। फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करती, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या फॉर्म करेगी, आपका क्लोज लूप फॉर्म करेगी। क्लियर हो गया सबको? यस सर। अरे अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। आरती सिंह को डाउट था, क्लियर हो गया बेटा? गुरुत को भी डाउट था, क्लियर हो गया? चलो सर, तुमने कस्से जोइला छे, अच्छा कहाँ पे देखा है मुझे बता दो जरा, मेरे को भी पता लगे, तो मैं कैमरा बंद कर देता हूँ। चलो क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आगे चलते अपन। कहाँ पे देखा है आपने, मेरे को बताओ। तुमने कस्से जोइला छे, मजाक कर रहा है क्या? स्कूल में देखा होगा, मीटिंग में आया था मैं। आप लोग मीटिंग पे आए नहीं थे, एक दो बच्चे मिले थे मेरे को मीटिंग पे। अच्छा चलो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अब ये डायरेक्शन सबको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ना, डायरेक्शन वाला पार्ट। अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कैसे निकालना है। राइट हैंड रूल लगाना है बस, मास्टर रूल यही है आपका, राइट हैंड रूल। हर जगह पे आपका यही रूल लगेगा, राइट हैंड रूल लगाना आ गया मतलब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगी। चलो इधर आओ। अब जैसे जैसे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करते गए, वैसे वैसे उन्हें पता चलता गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मूविंग चार्ज, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ना। ये एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है, इसमें साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्हें तब पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है मूविंग चार्ज की, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ना। मूविंग चार्ज की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, सबसे पहले वो डिपेंड करती है चार्ज पे। जितना ज़्यादा आपका चार्ज होगा उतनी ज़्यादा आपकी इंटेंसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी। पहला फैक्टर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। दूसरा फैक्टर क्या ऑब्जर्व किया कि जितनी ज़्यादा आपके चार्ज के पास वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। तीसरा फैक्टर क्या ऑब्जर्व किया, मतलब जितनी ज़्यादा मैं मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाऊंगा, सपोज करो मेरे पास एक वायर ऐसा है ना, इससे मेरा डिस्टेंस है r। अब हम सबको पता है अगर मैं r का वैल्यू इंक्रीज करता जाऊंगा तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज करती जाएगी। जैसे जैसे मेरा r इंक्रीज करेगा वैसे वैसे मेरी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज करती जाएगी, क्योंकि मैं उस वायर से दूर जाता जा रहा हूँ, ठीक है। तो तीसरा फैक्टर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, r स्क्वायर के, है ना। जितना ज़्यादा मैं करंट कैरिंग वायर से या फिर करंट कैरिंग लूप से दूर जाता जाऊँगा उतनी कम मेरी मैग्नेटिक फील्ड होती जाएगी, ठीक है। और चौथा जो फैक्टर था काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर है, दैट इज़ योर साइन थीटा, ठीक है। योर मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर साइन थीटा। अब इस पर कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया वो मैं आपको बताता हूँ। फैक्टर्स तो आपको सारे समझ आ गए। पहला जो फैक्टर था चार्ज था, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। जितनी ज़्यादा चार्ज के पास वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड होगी। और जितना ज़्यादा थीटा होगा, अब थीटा क्या है ना, जितना ज़्यादा थीटा होगा उतनी ज़्यादा आपकी फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। अब इसका एक्सपेरिमेंट इस तरह से किया गया कि सपोज करो हमारे पास एक चार्ज है, मेरे पास एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है।
और ये यहाँ पे इस तरह से मूव कर रहा है, इस पाथ में ये मूव कर रहा है, इस पाथ में ये मूव कर रहा है। तो चार्ज से सपोज करो किसी डिस्टेंस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, इस वायर से मुझे किसी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसको मैंने नाम दे दिया आर वेक्टर, और इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, लेट्स से दिस पॉइंट इज पी। तो पी पॉइंट पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अब ये चार्ज आपका मूविंग चार्ज है, व्हेन योर चार्ज इज अ मूविंग चार्ज देन इट विल प्रोड्यूस करंट, है ना, व्हेन योर चार्ज मूव विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट विल प्रोड्यूस करंट। हम सब ने पढ़ रखा है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, है ना, जब आपका चार्ज फ्लो करता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो करंट पैदा करता है। तो इस मूविंग चार्ज की वजह से जो करंट पैदा हुई, उस करंट की वजह से इस P पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आप राइट हैंड रूल से निकाल सकते हो। करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को ले जाओ इस वायर के अलाउंग, और P पॉइंट पे देखो आपका फिंगर्स कहाँ जा रही, सब लोग बताओ। करंट की डायरेक्शन में अपनी थंब को ले जाओ और P पॉइंट पे देखो आपकी फिंगर्स कहाँ पे जा रही, P पॉइंट पे देखो फिंगर्स कहाँ जा रही है, बताओ, खुद से निकाल के बताओ। इनसाइड जा रही है, बहुत बढ़िया। P पॉइंट्स पे फिंगर्स कहाँ जा रही है? इनसाइड जा रही है। आउटसाइड टू इनसाइड क्या होता है? मैंने खाली उस पॉइंट पे पूछा है, तो उस पॉइंट पे आपकी फील्ड लाइंस अंदर जाएगी ना। आउटसाइड टू इनसाइड का मतलब क्या होता है? इनसाइड जा रही है, ठीक है। मेरा बोर्ड हैंग हो गया, 1 मिनट रुको। हाँ अब सही है। तो यहाँ पे आपकी फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है? अंदर को जाएगी। इस पॉइंट पे आपकी जो फील्ड लाइंस है, राइट हैंड रूल से आपको क्या मिलेगा? क्रॉस मिलेगा, ठीक है। इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अब जो आपका थीटा होता है, थीटा इज द एंगल ऑफ दिस आर वेक्टर विद द डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी। आपका जो चार्ज है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सपोज करो v वेलोसिटी के साथ, और वेलोसिटी के साथ जो आपका एंगल बन रहा है पोजीशन वेक्टर का, इसको मैं बोलूँगा r, ठीक है। वेलोसिटी के साथ जो आपका एंगल बन रहा है पोजीशन वेक्टर का, इसको मैं क्या बोलूँगा? r। ये बोर्ड क्यों हैंग कर गया? 1 मिनट रुको, इट इज़ नॉट वर्किंग। हाँ देखो, वेलोसिटी का डायरेक्शन आपका इधर है, और वेलोसिटी वेक्टर के साथ जो आर वेक्टर का डिस्टेंस, मतलब जो एंगल है, ये आपका होगा थीटा। दिस इज योर थीटा। तो अब एक बार फिर से देखो ये सारे फैक्टर्स को। जितनी ज़्यादा चार्ज की वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना। मतलब जितनी ज़्यादा तेज़ी से आपका चार्ज फ्लो करेगा उतना ज़्यादा आपका करंट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी ना। चार्ज जितना ज़्यादा होगा, ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करेगा, तो आपका करंट की इंटेंसिटी में भी फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो उसकी वजह से आपकी फील्ड की इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, फील्ड की इंटेंसिटी आपकी इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब थीटा का वैल्यू जितना ज़्यादा आपका साइन थीटा होगा, है ना, मैंने आपको बताया साइन थीटा का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, मतलब थीटा का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आपकी फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। आप खुद भी देख सकते हो, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है। हम सबको पता है जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा तो वो साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है मैक्सिमम मिलेगी, है ना। जैसे जैसे आप एंगल इंक्रीज करते जाओगे और 90 डिग्री पे पहुँचा दोगे, इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू मिलेगी। Suppose you are increasing the theta between velocity and your r vector, and if you have increased this theta to pi by 2 which is 90 degree, तो यहाँ पे आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। समझ आया? तो थीटा भी एक फैक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को अफेक्ट करता है। तो कुल मिला के साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये 4 फैक्टर्स आपके अफेक्ट करते हैं। वापस से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस पे सवाल आ जाता है। मूविंग चार्ज अगर आपके पास है तो उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है वो मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करेगा। उस चार्ज की वेलोसिटी कितनी है
वो भी मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करेगा। उस चार्ज से हमारा डिस्टेंस कितना है, हम कितनी दूर जा रहे हैं, कितनी पास आ रहे हैं, हमारा पोजीशन वेक्टर क्या है, वो भी उस मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करेगा। और उस वेलोसिटी वेक्टर का उस पोजीशन वेक्टर के साथ जो एंगल बन रहा है उसका साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करेगा। तो कुल मिला के ये 4 फैक्टर्स आपके पिक्चर में आ गए। सबको क्लियर हो गया? ये यहाँ तक सबको क्लियर हो गया एवरीवन? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं चारों फैक्टर्स को कंबाइन करने जा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से आप देखोगे। आई एम गोइंग टू कंबाइन ऑल दीज 4 फैक्टर्स, सो आई कैन राइट लाइक दिस, योर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू QB sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना, QB sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आई कैन राइट लाइक दिस। अब जैसे ही मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो मुझे एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, विच इज़ इक्वल टू K टाइम्स QB sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर, K टाइम्स ऑफ QB sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और इसी कांस्टेंट K को हम क्या बोलते हैं? ये आपका मैग्नेटिक कांस्टेंट है। इसी कांस्टेंट K को हम क्या बोलते हैं? दिस इज योर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे, आपका जो कांस्टेंट होता था वो क्या होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वहाँ पे आपका एप्सिलॉन नॉट जो होता था वो परमिटिविटी होता था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वैसे ही जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो हमारा कांस्टेंट क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना। और इस म्यू नॉट को हम बोलते हैं परमिएबिलिटी। दिस इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो दोनों के कांस्टेंट्स का आपको ध्यान रखना है। जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो आपका कांस्टेंट ये होगा, और जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तब आपका कांस्टेंट ये हो। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलेगा। देखो बहुत ही शानदार रिलेशन हमें मिलने वाला है। आई कैन राइट लाइक दिस, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू QB sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू QB sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे वेक्टर नोटेशन का एक डेफिनेशन सबको पता है, वेक्टर्स क्योंकि हम सब ने पढ़ रखा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ V क्रॉस R इज इक्वल टू, V क्रॉस R को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो बड़े ध्यान से, V क्रॉस R कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैग्नीट्यूड ऑफ V इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ R कैप। R कैप मतलब आपका पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो V इंटू 1 इंटू साइन थीटा, है ना। तो मैं V साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? बड़े ध्यान से देखो, विच इज V क्रॉस R। ठीक है, V क्रॉस R यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो? हम सबको पता है, विच इज़ योर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? विच इज़ योर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। फाइनली जब मैं इस इक्वेशन को वेक्टर नोटेशन में लिखूंगा तो इसका वेक्टर नोटेशन क्या हो जाएगा? B वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बड़े ध्यान से देखो, इंटू Q इंटू V क्रॉस R अपॉन R क्यू, V क्रॉस R अपॉन R क्यू। दिस इज द वेक्टर नोटेशन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ मूविंग चार्ज। दिस इज द वेक्टर नोटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ मूविंग चार्ज विच इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v। आपका जो चार्ज है v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, हमने देखा, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इतना हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई q इंटू वी क्रॉस r अपॉन आर क्यू। ये पॉइंट हम सबको समझ आया? ऑल ऑफ यू गॉट दिस पॉइंट? यस? यस सर। हाँ, यही आपका बेसिक इक्वेशन है, और इसी इक्वेशन से आपका बायोट सेवर्ट लॉ डिराइव हुआ है। ठीक है, बायोट सेवर्ट लॉ का जो बेस इक्वेशन है वो ये है।
दिस इज द बेस इक्वेशन। और यहाँ से आपका एक इक्वेशन निकलेगा, इसको मैं बोलूँगा बायोट-सेवर्ट लॉ। अभी मैंने बायोट-सेवर्ट लॉ आपको बताया नहीं है, बायोट-सेवर्ट लॉ इसी इक्वेशन में से निकलेगा, ठीक है। बायोट-सेवर्ट लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन ओनली, दिस इज द बेस इक्वेशन, जो आपका बेसिक इक्वेशन है, जो एक्सपेरिमेंट से आया है। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, डिफरेंट चार्जेस की वैल्यू पे, डिफरेंट वेलोसिटीज़ पे जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, वो वैल्यू यहाँ पे है आपके सामने। इससे आपका जो है वो बायोट-सेवर्ट लॉ डिराइव हुआ है, यहाँ से आपका बायोट-सेवर्ट लॉ निकलेगा, ठीक है। अब आपको ये बेस इक्वेशन एक बार समझ आ गया तो बायोट-सेवर्ट लॉ फिर 2 स्टेप का सॉल्यूशन है, मतलब 2 स्टेप में आपका बायोट-सेवर्ट लॉ यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। बेस इक्वेशन आपको पहले समझ आना चाहिए, दिस इज द बेस इक्वेशन, ठीक है। चलो बायोट-सेवर्ट लॉ भी आपको बता ही देता हूँ क्योंकि इसके साथ इंटरकनेक्टेड है। तो हमको बेस इक्वेशन एक बार समझ आ गया तो अब बायोट-सेवर्ट लॉ देखते हैं। सपोज करो हमारे पास एक वायर है, अभी हम वायर की बात कर रहे थे। अब इसमें चार्ज का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है मतलब करंट का फ्लो हो रहा है ना। और सपोज करो हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ पे P पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी हम निकाल चुके हैं इनटू द प्लेन। सपोज करो इसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर, बिल्कुल सेम टर्मिनोलॉजी वापस यूज़ कर रहा हूँ। करंट आपका ऐसे जा रहा है, सो दिस एंगल विल बी और थीटा, है ना। जिस डायरेक्शन में आपका चार्ज की वेलोसिटी होती थी उसी डायरेक्शन में आपका करंट भी जाएगा, तो ये आपका थीटा होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये बहुत लंबा वायर है, हमें नहीं पता कितना लंबा वायर है ना। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे और उसकी वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया। इस एलिमेंट का लेंथ बहुत ही छोटा है और इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ की वजह से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो, है ना। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पे, है ना। तो इसको मैं नाम दे दूंगा, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा छोटा सा मिलेगा dB, है ना। तो अब dB का वैल्यू आपको निकालना है, तो आप ये बेस इक्वेशन को यूज़ करो। बेस इक्वेशन हमें पता है μ0/4π QV sin थीटा अपॉन r², ठीक है। μ0/4π ये मेरा इक्वेशन है, देखो बेस इक्वेशन लगा रहा हूँ। dB इज इक्वल टू μ0/4π QV sin थीटा, है ना। अब टोटल चार्ज मुझे निकालना पड़ेगा। अब मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया तो इसमें कितना चार्ज होगा, तो इसमें चार्ज कितना होगा अगर मुझे वो निकालना है। तो आपको एक चीज़ पता है, सपोज करो इस एलिमेंट का जो लेंथ है वो dl के बराबर, लेट सपोज, और इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो a के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इस छोटे से एलिमेंट में कितना चार्ज होगा, इस छोटे से एलिमेंट में जो चार्ज होगा विच इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट। तो इस एलिमेंट का वॉल्यूम कितना होगा, एरिया टाइम्स dl, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट। इसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, इतना सारा चार्ज होगा। कंडक्टिंग वायर में कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। तो मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए यहाँ पे। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है आपका E के बराबर, 1 E के बराबर, है ना। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आपका कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू E, ये आपका टोटल चार्ज आ गया इतने छोटे से एलिमेंट का। इस छोटे से एलिमेंट को जो हमने कंसिडर किया है, इसका हमने टोटल चार्ज निकाला विच इज़ n इंटू a इंटू dl, दिस इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन विच इज़ E, ठीक है, इंटू v साइन थीटा। QV साइन थीटा होता है ना इक्वेशन, Q इंटू v साइन थीटा अपॉन r²। तो ये मैंने बेस इक्वेशन यहाँ पे लगा दिया, है ना। तो मुझे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। अब आप ध्यान से देखो, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू एन ई ए इंटू वी, ठीक है। ये v क्या है यहाँ पे, ये वो वेलोसिटी है जिससे आपका इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टिंग वायर में ड्रिफ्ट करता है, ठीक है। दिस v इज योर ड्रिफ्ट स्पीड, ये v आपका यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड,
ठीक है, हम सबको पता है कि करंट को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में एन ए ई वी डी को क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, आई सब्सटीट्यूट कर दिया। बड़े ध्यान से देखो, अभी आपका बायोट सेवर्ट लॉ यहीं से निकल जाए। तो यहाँ पे मुझे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल गया, विच इज़ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बायोट सेवर्ट लॉ। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। बस आ गया आपका बायोट सेवर्ट लॉ, मैंने आपको बताया था। इसके बाद आपको 2 ही स्टेप करने हैं और 2 स्टेप में आपका बायोट सेवर्ट लॉ निकल जाए। हाँ, इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो यहाँ से आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई डी एल साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, बड़े ध्यान से देखो, डी एल साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इस छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू, अब डी एल साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी एल क्रॉस आर, है ना, डी एल क्रॉस आर, क्योंकि लेंथ वेक्टर हो गया ना आपका, डी एल क्रॉस आर, और नीचे क्या आ जाएगा, अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो वेक्टर नोटेशन इसका ये हो जाएगा। ये आपका बायोट सेवर्ट लॉ हो गया। टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप इंटीग्रेट कर दोगे बस। समझ आया कैसे हमने निकाला? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? यस सर। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज़ करेंगे। दिस इज़ द बेस ऑफ मैग्नेटिज्म। पूरी मैग्नेटिज्म का आपका जो बेस है इसी पे चलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि ये फंडामेंटल इक्वेशन है ना, यहाँ से हम यहाँ पे कैसे पहुँचे ये आपको पता होना चाहिए। कई बार ऑब्जेक्टिव में ना इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि यहाँ पे जो स्पीड होती है ये कौन सी स्पीड होती है, यहाँ पे जो n होता है, n क्या होता है, विच इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम किसका लेते हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का लेते हैं। ये जो डीएल लेंथ है क्या है, तो ये डीएल लेंथ आपके इस एलिमेंट का लेंथ है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें अगर पता होंगी तो आप छोटे छोटे क्वेश्चंस जो इस पर फ्रेम होते हैं उसको आप इजीली आंसर कर सकते हो। अब कई बार पूछ लेंगे थीटा क्या होता है, तो थीटा आपका जो एंगल होता है डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ठीक है, डीएल वेक्टर आपका करंट की डायरेक्शन में होता है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो अगर चार्ज इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो आपका v वेक्टर और r वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है उसको ही हम थीटा बोलते हैं, है ना। तो dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल भी आपका थीटा ही है और v वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल भी आपका थीटा ही है। अब थीटा पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर हम थीटा को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप थीटा को इंक्रीज़ करते जाओगे आपका फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर मैं इस r का वैल्यू इंक्रीज़ करूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जब आप r बढ़ाते जाओगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे MCQ फ्रेम हो जाते हैं इस कंसेप्ट पे। तो आपको ये बेस इक्वेशन भी पता होना चाहिए और बायोट सेवर्ट लॉ यहाँ से कैसे निकला वो भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह से आपका बायोट सेवर्ट लॉ डिराइव हुआ है। सबको क्लियर हो गया? इसमें किसी कोई शंका, किसी कोई डाउट, सर ये कैसे आया? चलो ओके बेटा, आज हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। इवनिंग क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे यहीं से। ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग हमारा सेम चलेगा। ओके बेटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।